और बात हुई। पहली देश की पहली प्रिंसिपल प्रधानाचार्य माँ सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। साथ में उनके पति और अपने पत्नी का साथ समय समय पर देते रहे बाबा ज्योतिबा फुले को मैं नमन करता हूँ। साथ में प्रगतिशील विश्व मोड़ परिषद के जो हमारे साथी हैं अजय मौर्य जी जो संचालन कर रहे हैं, संतोष भैया जी, शिव कुमार, विनोद भैया, अनीता मौर्य जी और जिला प्रभारी धनंजय मौर्य जी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ जो हमारे छात्र बैठे हुए हैं, हमारे गुरुजन हैं, मैं सभी का और अभिभावक सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ठंडे में अपना समय निकाल कर और इस कार्यक्रम में आए हैं। साथ ही मैं गुरु जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि ये मुझे दूसरा मौका है यहाँ बोलने के लिए। मैं इससे पहले 2 फरवरी 2022 को आया था और उस समय मैं जिला अध्यक्ष था, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ इस संगठन में। बड़े हर्ष का है कि हम ऐसे महान हस्ती की जन्म दिवस के रूप में इकट्ठा हुए हैं कि पहले के समय में हम आप जानते हैं कि हम अगर चलते थे तो पीछे हमको अपनी कठिनाई उठानी पड़ती थी। हमको सही से जीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, लोगों के बराबर बैठने का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फुले के बचपन से ही इनके अंदर एक कि मुझे कुछ करके दिखाना है। लेकिन पहले जो बाल विवाह का प्रथा था वो बाल विवाह इनके घर वालों के साथ इनके साथ भी वही हुआ। इनका जन्म सभी लोगों ने बताया कि 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले नाई गांव में हुआ। जो इनके पिताजी थे खंडोजी और माता लक्ष्मी, वो भी समाज के उस समय दबे हुए थे। उन लोगों ने देखा कि बेटी हमारी 7 साल की हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले इस विचार से सहमत नहीं थी। लेकिन समाज के आगे उनके माता पिता को झुकना पड़ा और 9 साल की उम्र में ही इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया। लेकिन ज्योतिबा फुले ने देखा कि माता सावित्रीबाई फुले का मन पढ़ने लिखने में बहुत आगे लग रहा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी का साथ देने का विचार किया और उन्होंने पत्नी से कहा कि अगर आप पढ़ना चाहती है तो मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि एक हम लोगों के यहाँ से नारा भी चलता है, पढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगर हमको बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज उनमें भी ललक थी कि हम अगर कुछ करना है तो हमको शिक्षित होना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फुले जी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रखे थी, वही उन्होंने इनको सिखाया। सिखाने के बाद इनके ज्योतिबा फुले के पिताजी एक व्यवसायी थे। वो हमेशा इसके विरोध में रहते थे कि हम लोगों का जो काम है वही काम हम लोग करें। जो शिक्षा का काम है कुछ लोगों के लिए केवल सीमित है, उन्हीं पे शोभा देता है, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा। तो इससे वो बहुत परेशान रहते थे। लेकिन उनकी बात, पिताजी की बात को ये अनदेखा कर देते थे ज्योतिबा फुले जी, और अपनी पत्नी यानी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया करते थे। लेकिन पिताजी परेशान होकर इनको अपने घर से निकाल दिया। ये जाकर बाहर रहने लगे और जब प्रारंभिक शिक्षा इनकी कंप्लीट हुई तो ईसाई मिशनरियों के पास ये शिक्षा ग्रहण प्रशिक्षण लिया पढ़ाने के लिए। और पहला स्कूल पुणे में इन्होंने 1848 में खोला। जो 6 पहले दिन इनकी 6 विद्यार्थी थी और इसके बाद इन्होंने एक एक करके 18 विद्यालयों का इन्होंने निर्माण किया, माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले जी ने। और उसमें पहले लोग बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। किसी प्रकार ये जाती थी माता जी, उनके घर घर महिलाओं को बताती थी या उनकी बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। किसी प्रकार लेकर भी आती थी, लेकिन लोग इनका मजाक उड़ाते थे। आज हम ही आप हैं, कोई काम करने पहली बार चलते हैं तो अपने घर ही से शुरुआत हो जाता है कि हम देख लेंगे कितना तुम तीर मार ले हो, अपने घर ही से शुरुआत होता है। वही चीज इनके साथ भी था। लेकिन एक क्या कि उस सब को परवाह करते हुए, यहाँ जैसा अभी सर जी ने बताया कि जब पढ़ाने के लिए निकलती थी तो ये 2 साड़ी लेकर चलती थी। एक तो पहनी हुई होती थी, एक थैले में रख लेती थी।
लोग इन पे कीचड़ उछालते कि कैसे ये पीछे चली जाए, क्योंकि अगर पीछे नहीं चली जाती तो उनकी दुकान हमेशा जैसे चल रही थी, पछाई हम लोग मिटाते रहते, आगे घड़ी बांधते रहते, वही हाल रहता। लेकिन वो अपनी गंदगी को सहा, तो आज हम उनके संतानें आज उनके जो उसके नाम ले रहे हैं। तो आज बड़ा हर्ष का दिन है कि उन्हीं के बलिदान है जो हम आपके सामने बोलने के साहस कर पा रहे हैं। तो इनका ये योगदान, इन्होंने कहा भी था कि पुरुष प्रधान समाज ये कभी नहीं चाहता है कि स्त्रियां या बेटियां हमेशा बराबर बैठे हैं, और आज भी बहुत क्षेत्र में होता भी है, हम देखते भी हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे चले जाओ कि शादी के बाद घूंघट अत्ता रही है, यानी कि कमर तक नीचे घूंघट आ जाए, भले ही उनको शौचालय दूर जाना पड़े, लेकिन घूंघट उनका नहीं खुलना चाहिए। ये हमारी आज भी कुरीतियां कुछ क्षेत्र में फैली हुई है। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ये कुरीतियों को मिटाने के लिए हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर महिलाओं को केवल खेत और खलिहान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनको पुरुष से बेहतर कार्य करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटियां जब पढ़ती हैं, महिलाएं जब शिक्षित होती हैं, वो दो परिवार को उजाला करती है। केवल पुरुष एक अपना सीखा और इधर उधर कार्यों में लग जाता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो परिवार को, गांव को, देश का, सबका नाम रोशन करने का काम करती हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग अपने अपने बेटियों को अवश्य पढ़ाएं। जो आज अभी 50% अवधारणा बनी हुई है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, बच्चियों को सरकारी स्कूल में भेज देंगे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि दोनों को जन्म देने में उतने ही पीड़ा हुई थी माँ को, जितना बेटे में उतनी बेटियों में। तो जब उतनी ही पीड़ा हुई थी, सब कुछ उतना है, तो सभी का हक बराबर है। तो जब हक बराबर है तो हमको सभी को एक समान भेजे पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटियां ही आगे चल के नाम रोशन कर रही हैं। अगर आज के डेट में देखा जाए तो देश की जो आज मुखिया है वो हमारी महिला की ही हक में है, जो हम आप सभी जानते हैं, जो राष्ट्रपति महोदय हैं। तो ये हम लोग जाति प्रथा पढ़ते हैं, कुछ हाई स्कूल के इसमें छात्र बैठे होंगे, कुछ छोटे क्लास के होंगे, कुछ ऊपर क्लास के होंगे। हमारे हाई स्कूल में एक सोशल साइंस में चैप्टर भी है, लोकतंत्र में नहीं है, एक समाज के लेकर है, उसमें चैप्टर नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें जाति को लेकर आधारित चैप्टर है वो, जिसमें जात का शुरुआत कैसे हुआ। जात पहले नहीं थी, जात को बांटा गया कि जात बना दिया गया। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा वही होता था जिसके पास ज्ञान होता था, जिनका वंशावलिया होता था। लेकिन कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए हम लोगों को जातियों में विभक्त किया। पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी, जो हम लोग को कहते हैं सनातन। मैं धर्म पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सनातन शब्द आता है, सनातन समय में ये चलता था वर्ण व्यवस्थाएं। वर्ण हमारे पास चार थी, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, ये चार थी। चार में ब्राह्मण का काम होता था कि ज्ञान देना, लोगों को शिक्षित करना, ये ब्राह्मण का काम होता था। वहां जात कोई नहीं था। अगर वहां पे कोई भी पढ़ लिख जाए, वो ज्ञान देने लगे, जैसे आज हम मास्टर जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, सर जी कहते हैं, लेकिन उस समय ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान। वही क्षत्रियों का काम था सीमा का रक्षण करना और शासन करना, यानी सीमा की सुरक्षा भी देना, और क्षत्रियों का काम था राजा का काम करना, शासन चलाना। वही शूद्र का काम था कि जो लेख जोखा है, जो हमारे देश को संचालित करने के लिए अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसको आज हम वित्त मंत्रालय कहते हैं, वो व्यवस्था काम वैश्य का था। शूद्र का काम दो भाग में था। शूद्र जातियों में बटा कैसे, जो हम लोग अनुसूचित जाति पढ़ते हैं, ओबीसी पढ़ते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग पढ़ते हैं, ये बटा कैसे। तो जो शूद्र वर्ग था, शूद्र को कुछ लोग, हमारे यहाँ आपके यहाँ काम होता, तो हम लोग कार्यों का विभाजन करते हैं, कार्य विभाजन ये कर लेते हैं, भैया हम कुछ घर के काम देख लेते हैं, आप कुछ घर का बाहर का काम देख लो। तो जो शूद्र हमारे थे, सेवा का काम उनका मिला था, तो कुछ लोग घर का काम देखते थे, अंदर का, यानी जैसे खाना बनाना, पानी लाना, देखभाल अंदर का करना। कुछ लोग बाहर का काम देखते थे, जैसे पशुओं को खिलाना, खेत पात में हल जोतना, ये सारा काम करते थे। जब वो घर का काम करते हैं तो साफ सुथरे हैं, और जब हम बाहर का काम करते हैं तो हम जानते हैं कि हम खेत में जाएंगे तो मिट्टी लगना स्वाभाविक है,
या अगर हम बैलों को खिला पिला रहे हैं तो हाथ में मिट्टी लगना स्वाभाविक है। तो हम क्या करते हैं, आज भी हमारी आदत है, हम अगर किसी के हाथ मिलाएंगे तो ऐसे पहले करें, करते नहीं करते, करेंगे इसके बाद हाथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले अपने को साफ करेंगे, इसके बाद हाथ मिलाएंगे। यानी उसको हम कहेंगे इस समय मैं छूने वाला नहीं हूँ, छूने वाला इसलिए नहीं हूँ, मैं खेतों में काम किया, तमाम प्रकार की बैक्टीरिया हमारे हाथ में आ गई, या मैं जानवर के टच में था, तमाम प्रकार के हमारे पास जीवाणु आ गए, तो मैं हाथ साफ कर ले रहा हूँ या नहा ले रहा हूँ, तब मैं आपके पास आ रहा हूँ, छू रहा हूँ। तो वो हमारी वो प्रक्रिया थी। लेकिन इसको धीरे धीरे क्या किया, कुछ कुछ लोगों ने या हम लोगों को नीचे दिखाने के लिए इसी को बना दिया अछूत। इसी को क्या बना दिया, अछूत। और जो घर के काम करते थे उनको बना दिया छूत। जो आज हम दो प्रकार के पढ़ते भी हैं, छूत और अछूत। तो जो छूत वाला हुआ वो ओबीसी हो गया, यानी अनपिछड़ा वर्ग हो गया। जो अछूत था उसको कर दीजिए अनुसूचित जाति, यानी अब इनको बिना छुए अब हम कुछ नहीं रह पाएंगे। जबकि ये दोनों एक ही शाखा थी, बस बटा, जैसे आज भी भाइयों में बढ़ता है कि कुछ लोग घर का काम देखते हैं तो कुछ लोग बाहर का काम देखते हैं, आज भी चलता है। लेकिन हम लोगों को बंटवारा कर दिया गया, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, क्योंकि अगर पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, अगर पढ़ने का चाहत भी करते थे तो उनमें बहुत सारे ऐसे दंड निर्धारित किए गए थे कि वो दंड हम लोगों को मिल जाता था। तो हम लोगों को इन्हीं से प्रेरणा लेनी है। जो जातियों में हम लोग हर जगह जाति की बात करते हैं या हर जगह अशिक्षा वाली जैसे बात करते हैं, वो सारी चीजों को भूल जाना है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हाई स्कूल में चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, ये पूरा सिलेबस आपका उसमें है, अगर आप पढ़ रहे हैं इसको तो अच्छे से पढ़ें और इसको समझें कि हम लोग जात में नहीं थे, हम लोग एक समय में राजा हुआ करते थे। अगर अपना इतिहास आप लोग पढ़ोगे तो हम लोग राजा ही थे, शासन करते थे, और हमारे ही में से लोग विद्वान का भी काम किया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग जितना पढ़ पाए उतना आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि एक बाधा जरूर आती है दहेज प्रथा की। दहेज प्रथा हम ही आप बढ़ाते हैं और हम ही आप घटाते हैं। बढ़ाने का अवसर यह होता है क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि हमारी बेटी जो यहाँ जाए बहुत अच्छे जगह पे जाए। आज एक बार हमको पूंजी निवेश करनी है, चली जाएगी, अच्छा सुख करेगी, तो इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि तकलीफ ना हो, इसलिए कुछ बढ़ा के अच्छे घर में प्रयास करते हैं शादी हो जाए। ये माँ बाप का कर्तव्य होता है। लेकिन आप लोगों का कर्तव्य है कि जो माँ बाप सोचते हैं उसका अपोजिट करना। उनसे मम्मी पापा से बोलना है जो एक साथ में एक मुश्त डिपॉजिट करना है, यानी 5 लाख 10 लाख 12 लाख जो एक साथ डिपॉजिट करना है, उससे बेहतर है कि आज हमको थोड़े टुकड़े टुकड़े में दे दो, आज मैं अपने पैरों पे पढ़ाई करके खड़ी हो जाऊं और जहां जाऊं वो परिवार को भी शिक्षित करूं, उस परिवार को आगे बढ़ाऊं और मैं स्वयं अपने परिवार अपना हाथ फैला के ना पड़े, अपना हाथ आगे बढ़ाऊं। क्योंकि जब आपका हाथ मजबूत रहेगा, आपका परिवार मजबूत रहेगा, तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मांगने की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने पे खर्च कर सकते हैं, परिवार पे खर्च कर सकते हैं, कहीं भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर दिया हुआ दहेज किसी के पास टिकता नहीं, उस समय तो दिखता फलाने के यहाँ चरपहिया आ गई, फलाने को इतना कैश मिल गया, लेकिन अगर बाद में बेटी और बेटा को कुछ नहीं मिलता है, ना हो तो जिनकी शादी हो गई तो जानती है, अगर जिनको दहेज मिला हो, अगर 5 लाख 10 लाख, अगर उनके घर में वो 5 लाख में से 1 रुपया अगर हो तो कोई हमें बता दे। लेकिन अगर बिटिया अगर पढ़ लिख के अगर चली गई अच्छे से और वहां कुछ कर रही है, तो आज कुछ नहीं कर रहा होगा तो 5,000 रुपया पर इनकम कर रही है, ये स्वाभाविक है। और आज हमारे भारत में रोजगार की कमी नहीं है, कमी है केवल उनके मार्गदर्शन की। आप लोग पढ़ने आते हैं, गुरुजी अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, आप उनके मार्गदर्शन में जिनकी हाई स्कूल परीक्षाएं हैं, इंटर की परीक्षाएं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं कि बढ़िया नंबर लेकर आए और आगे बढ़े, अपने सपने को साकार करें, लक्ष्य अवश्य बना लें आप लोग, क्योंकि अभी अगर लक्ष्य नहीं तय कर लेंगे तो आगे बहुत बड़ी समस्या आएगी। क्योंकि हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज जो बेरोजगारी का आलम है, कारण यही है कि हम लोग देखा दुनिया में काम करते हैं, दोस्ती यारी के काम करते हैं। जब हम इंटर कर लेंगे तब सोचेंगे कि हमको करना क्या है। 4 सहेली बैठी हैं, 4 हम मित्र बैठे हैं, जो मेरे पे बीती है मैं खुद बता रहा हूँ। मैं 8 साइड इंटर किया हूँ, फिर 4 लोग कहते नहीं, 4 लोग कहेंगे क्या, यही तो होता समाज में, 4 लोग समाज में कहेंगे क्या। उन्हीं 4 लोग के कहने के समाज में अंत में हम ऊपर चले जाते हैं और 4 लोग भी बात करते हुए चले आते, बड़ा नीक था या बड़ा बुरा था, उनका मुंह हम नहीं बंद कर पाते हैं। तो वो 4 लोग हमको मिले इंटर बाद,
कहे चलो बढ़िया बीकॉम कर लिया जाए। मैं कहा यार 4 लोग मिलते हैं, बढ़िया चला कर लिया जाए। कहाँ से किया जाए? एशिया से। कहे नहीं, रुपया से किया जाएगा, उधर नेपाल डाला जाएगा। हमको बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बड़ी खुशी बात है, 4 लोग मिल गए हमको। मैं चला गया, बीकॉम किया, नेपाल भी टहला, लेकिन जब हमको नौकरी का फॉर्म डालना हुआ, बीएड किया, जब हम पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म डालना होता है, मैं मुंह नीचे कर लेता हूँ और अफसोस करता हूँ कि अगर उस समय 4 दोस्त की बात न माना होता तो मैं फॉर्म डाल सकता, क्योंकि पीजीटी में शायद बीएड और जो इंटर में आपका सब्जेक्ट होगा वही बीए या बीएससी में मैच करना चाहिए, लेकिन हमारा तो अपोजिट है। तो ये हर जगह समस्या। अगर उस समय 4 दोस्त की बात न मानता तो शायद मैं भी फॉर्म डालता, हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो, तो बात की बात है, लेकिन पहला कदम तो आगे बढ़ाता। लेकिन हमने 4 दोस्तों की, 4 दोस्त कहेंगे क्या? तो ये 4 दोस्त के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना है, क्योंकि हम अपने क्लास से ही लेते हैं। क्लास में अगर मॉनिटर का चुनाव हो, अगर भाई बहन सगे बैठे हैं तो अपने ही क्लास को मॉनिटर चुनेंगे। बहन अगर खड़ी है दूसरे क्लास में है तो उसको हम वोट नहीं करेंगे, ये स्वाभाविक है। तो हमको क्या करना है कि पहले अपना देखना है। जब हमारा पेट भरा होगा तब गांव काम आएगा, पड़ोसी काम आएगा और देश काम आएगा। अगर हमारे पास नहीं है, आज बंटवारे का कारण यही है, जो भाई भाई में बंटवारा हो रहा है, यही कारण है कि अगर हमारे पास 2 रोटी है, भाई के पास नहीं है, तो हम अपनी रोटी छिपा ले रहे हैं कि कहीं भाई देख ना ले कि आधी रोटी मुझको मांग ले कि भैया कल 2 दिन से भूखे हैं, हमको आधी रोटी खिला दो। हम अपनों से छिपा के खा रहे हैं। तो अपने से छिपाना नहीं है, अपने को। अगर आज आधी रोटी इनको हम दे देंगे, हो सकता है इनके भी पेट भर जाओ, साथ में काम करने चले जाएंगे, तो कल हो सकता है ना मांगे। तो ये सारी चीजें हमको अपनाना है, अपने सपने को सबको साकार करना है। इसी की बात के साथ मैं पुनः सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इसका मौका दिया मुझे इस विद्यालय में आने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत पुनः सभी का धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।